गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और अच्छे होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उस पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स देखने थे। तो पहले तो हमने वो वाला देख ही लिया था कि आयरन का जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ में रिएक्शन हो रहा था और आयरन सल्फेट बना रहा था और कॉपर सेपरेट हो जा रहा था। In this reaction, iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। Other examples of displacement reactions are जिंक का रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट के साथ हो रहा है तो जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को सेपरेट कर देगा। हमने ये बात डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ था कि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे आता है। जनरली जितने भी मेटल्स होंगे वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को तो हटा ही देंगे, उनको डिस्प्लेस कर ही देंगे। ठीक है। इन द सेम मैनर लेड का जब कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होगा CuCl2 के साथ में, तो लेड क्लोराइड बनाएगा और साथ में कॉपर को सेपरेट कर देगा। लेकिन अच्छा, एक और सिनेरियो अगर मान लो मेरे सामने होता, मान लो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है, और साथ में सिल्वर के साथ में मैं रिएक्शन करा रहा होता, तो क्या ये रिएक्शन होता या इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता, इसके बारे में आप एक बार सोचना। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर दैट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। तो कॉपर का जो कंपाउंड बना हुआ था उस कंपाउंड में से कॉपर तभी डिस्प्लेस होगा जब कॉपर से ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट उसके साथ में रिएक्ट कर रहा होगा। ठीक है, उस कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट ही डिस्प्लेस हो रहा था। इस केस में क्या होगा, दो जो कंपाउंड्स यूज़ हो रहे होंगे, दोनों कंपाउंड्स में से एलिमेंट्स एक तरीके से एक्सचेंज हो जाएंगे, कुछ और नहीं होगा। ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। कह रहा है टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4। ठीक है। सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेने की बात कर रहा है, 3 ml टेस्ट ट्यूब में लेना है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। ठीक है। बेरियम क्लोराइड ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लिया सोडियम सल्फेट। मिक्स द टू सॉल्यूशंस, दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कह रहा है यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। तो एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा जो कि पानी में नहीं घुल सकता, वो डिपॉजिट हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज ए प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन किसको बोलते हैं? एक ऐसा रिएक्शन जिसके होने से एक ऐसा इनसॉल्युबल कुछ सब्सटेंस बन जा रहा है वाटर में, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो जाके उस टेस्ट ट्यूब में नीचे डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह के सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है। तो अगर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट या व्हाट इज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, तो उसमें यही बताओगे कि दो सब्सटेंसेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं और उसकी वजह से एक ऐसा कोई सब्सटेंस बना देते हैं जो पानी में नहीं घुलता है, वो आके बैठ जाता है नीचे उस टेस्ट ट्यूब में या उस कंटेनर में, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ठीक है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो कैसे हो रहा है वो इस इक्वेशन से देखते हैं। इस इक्वेशन में क्या दिखा रहा है? सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हो रहा था बेरियम क्लोराइड के साथ में। बेरियम जो है
सोडियम सल्फेट के कंपाउंड में से सोडियम को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और बेरियम सल्फेट के साथ में जाके मिल गया। इन द सेम मैनर सोडियम जो है बेरियम के कंपाउंड में से बेरियम को रिप्लेस कर दिया और ये क्लोराइड से जाके रिएक्शन कर लिया, इसके साथ में मिलके एक नया कंपाउंड बना दिया। तो इसका जो रिजल्ट निकला वो क्या था, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, और इसमें इन्होंने रिएक्शन को बैलेंस भी किया हुआ है, ठीक है। तो जनरली आपको क्या करना चाहिए कि प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। और उसके लिए क्या करना होगा, जो भी कंपाउंड्स होंगे उनके सामने उनके लेफ़्ट साइड में जितने भी नंबर दिए हुए होंगे उनको रिमूव कर देना है, जितने भी होल नंबर्स दिए हुए होंगे उनको रिमूव करके खुद से कोशिश करना है उस रिएक्शन को बैलेंस करने की, ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट कॉजेज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम, ठीक है। बेरियम का जो आयन है और सल्फेट का आयन है, इन दोनों का रिएक्शन जब हो रहा है तो बेरियम सल्फेट बन पा रहा है, वही है प्रेसिपिटेट, ठीक है। वही एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। और अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो इस रिएक्शन में बेरियम जो सल्फेट बन रहा है ये एक सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेशन था। जनरली क्या हर केस में प्रेसिपिटेट अगर फॉर्मेशन होगा तो वो सॉलिड ही होना चाहिए, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट का सॉलिड बनना वो इस रिएक्शन से ही हमें वो चीज़ क्लियर हो जा रही थी। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। दूसरा जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा था उसके बारे में तो हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि पहले भी लिक्विड था अभी भी लिक्विड रह गया। हो सकता है इसमें कुछ स्मेल में चेंजेस आ गए हो जो हमें सिग्निफिकेंटली नहीं दिखाई दे रहा हो। लेकिन जो दूसरा सब्सटेंस तैयार हुआ था वो था सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट, ठीक है। जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन उसको क्या हम सेपरेट कर सकते हैं, तो आंसर है यस, क्योंकि पानी का और सोडियम क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है, तो हम इनको भी इजीली सेपरेट कर सकते हैं। फिर जो सोडियम क्लोराइड मिलेगा वो एक सॉलिड सब्सटेंस होगा, ठीक है। Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants and are called double displacement reaction. तो इस केस में अगर हम देखें तो हो यही रहा है कि एक कंपाउंड में से जो भी एक एलिमेंट था उस एलिमेंट को दूसरे कंपाउंड का एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर दिया। और वो क्यों कर पाया, क्योंकि उनके जो आयन्स थे उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी, उस कंपाउंड के बीच की जो बॉन्डिंग थी वो रिलेटिवली ज़्यादा लूजन हो गई थी और वो दूसरे आयन के साथ में जाना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी, दूसरा कंपाउंड है सी डी, ठीक है। ये अपने आप से तो रिएक्शन करेंगे नहीं, इनकी जो ए और बी की जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा लूजन होनी चाहिए। सी और डी की भी बॉन्डिंग थोड़ा सा लूजन होना चाहिए। मान लो ए के ऊपर जो साइन है, ए जो आयन है वो प्लस साइन के साथ में है और बी आयन जो है माइनस साइन के साथ में है। इन द सेम मैनर सी आयन जो है प्लस साइन के साथ में और डी आयन माइनस साइन के साथ में। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड था ए बी और सी डी, ये इतना ज़्यादा अच्छे कंपाउंड है, इतने ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं थे। और हमने ये पढ़ा ही हुआ है कि कोई भी कंपाउंड यही कोशिश करता है कि मैं जितना ज़्यादा स्टेबल बन जाऊँ उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद में ए को रियलाइज़ होता है कि ए जो है डी के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल होता। ऐसे सी को भी रियलाइज़ होता है कि सी बी के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल होता। तो ये आपस में जो है एक डिस्कशन करते हैं या आपस में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में ए चला जाता है डी के साथ में और सी चला जाता है बी के साथ में। अब जो कंपाउंड तैयार हुआ, ये दोनों कंपाउंड्स रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल हैं और ज़्यादा इनके बीच में ए और डी के बीच में रिलेटिवली ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है ए और बी के कंपैरिजन में, और सी और बी के बीच में ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है सी और डी के कंपैरिजन में। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। केमिकल रिएक्शंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा इवेंचुअली उसका यही टारगेट होता है कि मैं ज़्यादा स्टेबल बन जाऊँ, मैं अपनी सारी एनर्जी वगैरह रिलीज़ कर दूँ और ज़्यादा स्टेबल बन जाऊँ और उसी फॉर्म में मैं हमेशा रहूँ। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते ही नेचर वाइज ऐसे कि वो ज़्यादा स्टेबल हो ही नहीं सकते। जैसे जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव
मेटल्स होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कितना भी कोशिश कर लें ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाते हैं, लेकिन वहीं गोल्ड वगैरह है, इसके सामने कैसी भी कंडीशन ला दो जनरली वो किसी के साथ में रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। बाकी आई होप ये डबल डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ आपको टास्क देने के लिए बोल रहा है, कुछ टास्क दिया हुआ कि रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेयर यू हैव मिक्स्ड सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस हमने देखा था, फिर पोटेशियम आयोडाइड का KI हमने किया हुआ था। इन दोनों का रिएक्शन जब हो रहा था यहाँ पे भी एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था। आपको मैंने ये एग्जांपल दिया था, बुक में नहीं दिया हुआ था उसका पूरा कंपाउंड का फॉर्मूला, लेकिन मैंने उसको एग्जांपल में ज़रूर डाला हुआ था और मैंने ये भी बोला था कि उसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कैन यू नेम द कंपाउंड पार्ट्स प्रेसिपिटेटेड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तीन क्वेश्चन हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं इस रिएक्शन के लिए। अगर आपको जो सब्सटेंसेस आपको मिल रहे हैं एज ए प्रोडक्ट उसका कलर के बारे में नहीं पता है, उसके स्मेल के बारे में नहीं पता है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको कहीं नहीं मिलती हैं, कहीं नहीं दी हुई हैं, तो आप वहाँ पे गूगल का भी हेल्प ले सकते हो। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कैसे पता चलेगा, उसमें से कोई भी एक जो कंपाउंड होगा, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट अगर सॉलिड फॉर्म में मिलता है दैट मीन्स कि वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ही हो रहा होगा, तभी वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको बहुत सारा एग्जांपल करना होगा, इन द सेम मैनर डबल डिस्प्लेसमेंट का भी कई सारा एग्जांपल आपको देखना है, सर्च करना है और ये पता करना है और ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है कि जो भी कंपाउंड्स आप आपस में आयन्स एक्सचेंज कर रहे हैं वो कंपाउंड्स का नेचर क्या है, ऐसा क्या खास बात है उनके अंदर कि वो आपस में अपने आयन्स एक्सचेंज कर ले रहे हैं। तो अब जब कई सारे एग्जांपल्स देखोगे तो आप एक उनके बीच में एक लिंक बना पाओगे, उनके बीच में एक जो पैटर्न दिख रहा है वो पैटर्न आप ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो ये सारे टास्क आपको करने हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।